नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र में ठीक 15वें दिन मतदान है और इस बीच राजनीतिक दलों के मुद्दों को लेकर होड़ मची हुई है। इसी सिलसिले में शिवसेना की ओर से लगातार महिला सम्मान का मुद्दा उठाया जा रहा है। मुंबा देवी की सीट की शिवसेना कैंडिडेट शाइना एनसी की ओर से पुलिस पे शिकायत के बाद अब विक्रोली सीट पर शिवसेना की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे ने संजय राउत के भाई और विधायक सुनील राउत के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी का आरोप लगाते हुए विक्रोली थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। हालांकि संजय राउत इसे चुनावी मुकदमा कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक हफ्ते में दूसरी बार शिवसेना की ओर से महिलाओं के मुद्दे पर आघाड़ी की चुनावी घेराबंदी करने की कोशिश हो रही है, उससे यह साफ होता है कि महाराष्ट्र में महिला मतदाताओं को लेकर राजनीतिक दांवपेच तेज होते जा रहे हैं। एक तरफ महायुति को अपनी लाडली बहन यानी लाड़की बहन जैसी आकर्षक योजनाओं पर भरोसा है, तो दूसरी तरफ आघाड़ी के अंदर भी अधिक से अधिक महिला वोट पाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। आपको ताज्जुब होगा कि महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव में 50% महिला वोट एनडीए की तरफ यानी शिवसेना बीजेपी को मिले थे, जबकि सिर्फ 35% वोट यूपीए को यानी कांग्रेस और एनसीपी को मिले थे। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में यह चीज थोड़ी बदली, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का महिला वोट प्रतिशत जब शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी एक साथ थे, वो घटकर 45% रह गया, जबकि इंडिया गठबंधन शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी, एसपी और कांग्रेस का जो महिला प्रतिशत है, महिला वोट का प्रतिशत है, वो 42% तक पहुंच गया था। इस बार भी महाराष्ट्र में महिलाओं का आशीर्वाद किस गठबंधन को मिलने वाला है, इसको लेकर आज हम दंगल में खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और हमारे साथ इस चर्चा में एक अति विशिष्ट मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि महिला सम्मान अस्मिता के सवाल पर महाराष्ट्र में चुनावी राजनीति और चुनावी घेराबंदी किस तरीके से होगी। महाराष्ट्र में महिला के मुद्दे पर जुबानी जंग परवान चढ़ रही है, क्योंकि सवाल सूबे की 4,66,00,000 महिला वोटर्स का है, जिन्हें लुभाने के लिए एक तरफ महायुति लड़की बहन योजना चला रही है, तो अघाड़ी और बड़े वादे के प्लान में। महिलाओं के मुद्दे पर चल रही चुनावी सियासत में नई लड़ाई फिर एक बयान को लेकर है, क्योंकि शिवसेना की उम्मीदवार सुवर्णा करंजे ने संजय राउत के भाई सुनील राउत के खिलाफ विक्रोली पुलिस थाने में आपत्तिजनक बयान का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने बीएनएस की धारा 79, 351(2) और 356(2) के तहत मामला दर्ज किया है। होने दो ना, मामला ही दर्ज हुआ है ना। झूठे मुकदमे इस चुनाव में हमारे ऊपर हो गए, हमको जेल में डाला जाएगा फिर एक बार। हम डरते नहीं है, हम 23 तारीख के बाद हिसाब कर देंगे उनका सबका पूरा। अगर झूठे हैं तो आपका भाई बोला है ना, सामने वीडियो है ना, उसकी वीडियो है, हम क्या झूठे बोल रहे हैं। वो वीडियो के ऊपर ही तो दर्ज हुए ये मामले सब। विरोधी भाई को कंट्रोल करने को बोलो, वो दूसरे औरत को भी धमकी दी उसने, स्वप्ना पाटकर, उसको भी धमकी दी है उन्होंने। क्या सब और महिला ये झूठी है क्या? इनका भाई सच है? दरअसल इस विवाद के पीछे संजय राउत के भाई और विक्रोली से शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार सुनील राउत का एक बयान, जो उन्होंने एक छोटी चुनावी सभा के दौरान दी थी। वो बयान क्या था, सुनिए। और जब इलेक्शन सब चालू हुआ, पोजीशन चालू हुआ, ये चालू हुआ, तो मैं भी देख रहा था कौन मेरे साथ कौन, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए ना, बराबरी की टक्कर होनी चाहिए ना। सही बात है। सुनील राउत है, मैं संजय राउत मेरा बड़ा भाई है, जिन्होंने मोदी और शाह को हिलाया, तो टक्कर भी ऐसी होनी चाहिए अपनी लेवल की। लेकिन कोई टीका ही नहीं मेरे साथ में, आने की हिम्मत ही नहीं, सब पीछे। तो अभी किसी को बकरा बनाना ही था, तो उस बकरी को मेरे गले में डाल दिया। तो अभी 20 हजार को काटेंगे बकरी को अपन। एक हफ्ते के अंदर अघाड़ी के नेताओं के खिलाफ पुलिस में ये दूसरी शिकायत है। पहले शाइना एनसी ने अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत दी थी, अब सुवर्णा करंजे ने मुकदमा ही दर्ज करा दिया है। एक
तरफ माल, एक तरफ बकरी, कहाँ से निकल रही है ये मनस्थिति और मानसिकता। और कांग्रेस पार्टी जिनका अलायंस है, कांग्रेस में चुप्पी। एक तरफ प्रियंका गांधी बोलती है लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कहाँ लड़ रहे हैं, बल्कि आप हमें खत्म करने पे उतरे हैं, लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। हम कोई बकरी या माल नहीं है, हम देश की बेटी है, देश की बहन। करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। इतना ही करारा जवाब 23 तारीख को मिलेगा। इसी महिला से बातचीत करने का उनका तरीका ही है, किसको मान सम्मान से देखते नहीं है। और जो भी उनको ऐसा लगता है मैं डॉन हूँ यहाँ का, तो डॉन को चुन के देना हमारी गलती हो गई। लेकिन ये डॉन कुछ काम का नहीं है, खाली दादागिरी करने के काम का है, और महिला के ऊपर ऐसा अत्याचार करने वाला ये डॉन है। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि 20 तारीख को जो बकरी गले में बांधी गई है बलि दी जाएगी, कुर्बानी दी जाएगी। अभी किसकी बलि जाएगी वो जनता जनार्दन कर देगी 20 तारीख को। महाराष्ट्र में महायुति की ओर से महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर तेज सियासत के पीछे दरअसल महिला वोट की राजनीति है। और इस वोट का वजन कुछ ऐसा है कि महाराष्ट्र के 36 जिलों में से 5 जिलों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है। रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदुरबार, गोंदिया और भंडारा जिले की सीटों पर इसका असर देखने को मिल सकता है। और पिछले 2 चुनावों का जिक्र किया जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव तक महाराष्ट्र में महिला वोटर्स का आशीर्वाद महायुति को ही मिलता रहा है। क्योंकि 2019 में महाराष्ट्र के अंदर एनडीए को 50% महिला वोट मिले थे, जबकि यूपीए को 35% हिस्सा ही मिला था। और फिर 2024 में भी 45% महिला वोट महायुति को मिले, जबकि अघाड़ी को 42% वोट ही मिल पाए थे। और इसी महिला वोट प्रतिशत का दायरा बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लड़की बहन योजना शुरू की थी। और अब महाराष्ट्र की जनता के मन में इस मुद्दे को लेकर सबसे ज्यादा आकर्षण है। यही वजह है कि महाराष्ट्र के सभी 6 क्षेत्रों के वोटर लाडली बहन योजना को सबसे बड़ा वोट अट्रैक्टर स्कीम मानते हैं, जिसमें मुंबई क्षेत्र में 51%, कोंकण क्षेत्र में 46.4%, मराठवाड़ा क्षेत्र में 45.6%, उत्तर महाराष्ट्र में 45.7%, विदर्भ में 46.2% और पश्चिम महाराष्ट्र में 45.4% लोग मानते हैं कि महायुति सरकार की लाडली बहन योजना सबसे कारगर साबित होगी। ये वजह है कि एक तरफ महायुति की सरकार जीतने पर लाडली बहन योजना की रकम बढ़ाने का वादा कर रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी गृह लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा प्लान बता रही है। गृह लक्ष्मी जिसकी बात हमारे पास अब चल रही है, अब 2000 रुपए हर महिला को उनके जो घर की मुखिया होती है उसको 2000 हर महीना वहां पर कर्नाटक में देते हैं। मोदी जी, ये हम बजट में रख के खर्च कर रहे हैं, हम धोखा नहीं दे रहे, हम झूठ नहीं बोल रहे। आपके जैसा झूठ बोलने की आदत नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष इस बार पहले ही बोल चुके हैं कि महाराष्ट्र में उनकी पार्टी वही वादे करेगी जिसके लिए बजट उपलब्ध होगा, और उसी के मुताबिक कांग्रेस ने अब महाराष्ट्र से बड़े चुनावी वादे की तैयारी कर रखी है। आज तक ब्यूरो। तो 3 लगातार चुनाव में हमने देखा कि महिला वोट कितने अहम हो गए हैं। खास करके हमने देखा कि हरियाणा में और मध्य प्रदेश में तो हाथ से जाता हुआ चुनाव बीजेपी ने लाडली बहना स्कीम के नाम पर अपने हाथों में कर लिया, और जिसकी वजह से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा था। तो आखिरकार महिलाओं की अस्मिता और महिलाओं की अहमियत, इसको लेकर महाराष्ट्र में राजनीति किस तरीके से होगी, इस पर हम दंगल में चर्चा करेंगे। उस चर्चा में मेरे साथ जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला, उसके साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय स्पोक्सपर्सन राष्ट्रीय प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा, और शिवसेना यूबीटी से किशोर तिवारी, और शिवसेना से डॉक्टर राजू वाघमारे। और ये चारों से मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले एक खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ सबसे पहले रूबरू होना जरूरी है। मेरे साथ है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उनसे कुछ सवाल पूछेंगे। शिंदे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। सबसे पहला सवाल, हाल ही में सी वोटर का एक सर्वे दिखाया गया था और उस पर दिख रहा था कि आपका पर्सनल रेटिंग देवेंद्र फडणवीस से भी ज्यादा बेहतर है और उद्धव ठाकरे से भी आप इस रेटिंग में आगे नजर आ रहे हैं, टॉप मोस्ट आप इस रेटिंग में नजर आ रहे हैं। किस तरीके से आप इस चीज को देखते हैं?
रेटिंग की बात करेंगे तो मैं तो कहूँगा कि हमारी एक टीम वर्क हम कर रहे हैं और हमारे टीम ने जो महायुति सरकार ने, मैं है, मेरे 2 डिप्टी सीएम है, देवेंद्र जी, अजीत दादा, और हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और इसलिए 2 साल में जितना काम करना चाहिए उससे ज़्यादा काम किया है ऐसा मुझे लगता है। और मुझे उसका समाधान भी है, खुशी भी है, क्योंकि एक तरफ डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री का आना है, इन्वेस्टमेंट है, और तीसरी तरफ कल्याणकारी योजनाएं। इसके वजह से लाडली बहना योजना और कई योजनाएं जो हमने की और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत अच्छे ढंग से किया है। इसलिए और लोगों को जो हमेशा हम लोग साथ मिलते हैं, हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, क्योंकि हम लोग ग्राउंड वर्क करने वाले, फील्ड वर्क काम करने वाले, फील्ड पे काम करने वाले लोग हैं। एक एक्सेसिबिलिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉलिटिक्स में, और मुख्यमंत्री सभी लोगों को मिलता है और उससे भी काफ़ी लोगों को राहत भी मिलती है, उनके काम भी होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबको मिलना चाहिए, सुनना चाहिए, और एक सुनने वाला मुख्यमंत्री और तुरंत एक्शन लेने वाला मुख्यमंत्री के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए जो रेटिंग है आपके माध्यम से मुझे आपने बताई है, अच्छी बात है, ये खुशी की बात है, ये जनता का आशीर्वाद है, प्रेम है, और ये टीम का एक हमारे काम है, इतने मैं कहूँगा। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट भी लोकसभा में शिवसेना से बेटर था, लेकिन इस बार शिवसेना यूबीटी के खिलाफ 47 सीटों पर आपको लड़ना पड़ेगा, और लोकसभा में आपका मुकाबला 13 सीटों पर हुआ था, जिसमें से आप 7 सीटें जीत पाए थे, 1 सीट आप 48 वोट से जीत पाए थे। लेकिन कितनी उम्मीद है आपको, क्योंकि इस बार आपको उम्मीद थी कि आपको 80 से ज्यादा सीटें, 90 सीटें आपको लड़ने मिल सकती है, लेकिन जिन सीटों पर 50% से ज्यादा सीटें आप शिवसेना यूबीटी के खिलाफ लड़ रहे हैं, कैसा रहेगा आपका मुकाबला? बिल्कुल 47 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हमारी शिवसेना जीतेगी, महायुति जीतेगी, क्योंकि ये तो प्रूव हुआ है लोकसभा में कि उनका स्ट्राइक रेट हमारा स्ट्राइक रेट, उनका वोट शेयर हमारा वोट शेयर। अब जो उनको वोट मिले हैं वो कांग्रेस की वोट बैंक है, बाकी तो उसका बेस वोटर जो है हमारे पास आया है और धनुष्यबान के पास आया है, और धनुष्यबान और महायुति ने जो किए हुए काम और उनकी नेगेटिविटी हमारी पॉजिटिविटी, ये निश्चित रूप से इस चुनाव में दिखेगी, और 47 सीटों में से मैक्सिमम सीटें हम लोग जीतेंगे। लेकिन आपका जिक्र बार बार लाडली बहना यानी मुख्यमंत्री लाड़की बहन स्कीम को लेकर आप कर रहे हैं, और आपका लगता है कि सारी आपकी दारोमदार उस स्कीम को लेकर है। और सर्वे में भी जब हमने पूछा, सी वोटर के सर्वे में पूछा गया कि कौन सी ऐसी स्कीम है सरकार की जिसको लेकर आपको सबसे ज्यादा चर्चा लगती है, तो वो कहते हैं कि लाडली बहना का स्कीम है, उसका प्रभाव सबसे ज्यादा है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी भी एक घोषणा पत्र बना रही है, उसमें भी लाडली बहना जैसी स्कीम्स आ सकती है, कुछ और स्कीम्स उसमें आ सकती है। एक होड़ लगी हुई है आप दोनों में, कैसे आप उससे निपटेंगे? क्योंकि आप 1500 रुपए बता रहे हैं, वो शायद ज्यादा पैसे बताएंगे। इस तरीके की योजनाओं को, इस तरीके की घोषणाओं को आपको टैकल करना पड़ेगा, किस तरीके से आप टैकल करेंगे उसे? महाविकास आघाड़ी की करनी और कथनी में फर्क है। उन्होंने लाडली बहन योजना को बहुत विरोध किया है, कोर्ट में भी गए उसको बंद करने के लिए, और कोर्ट ने भी उनको फटकारा है। अभी और एक नागपुर कोर्ट में गए हैं कांग्रेस के लोग, तो उनकी नीयत साफ हो चुकी है, नीयत उनकी खोटी है, नीति खराब है, और ये लाडली बहना को बहुत बदनाम किया उन्होंने। ये लालच दे रहे क्या, ये खरीदी कर रहे क्या, रिश्वत दे रहे क्या बहनों को, महिलाओं को, ऐसे कई बातें उन्होंने की। इस लाडली बहना को बदनाम करने की कोशिश की, और उन्होंने कहा कि लाडली बहना हमारी सरकार आने के बाद हम बंद करेंगे, इसकी इंक्वायरी करेंगे, जितनी भी योजना शुरू की है उसकी इंक्वायरी होगी, तफ्तीश होगी, और जो दोषी है उनको जेल में डालेंगे। मतलब हमें भी जेल में डालने की बात वो करते हैं, क्योंकि सरकार में हम हैं। तो लाडली बहनाओं के विरोध में जो बात करने वाले, उस योजना को बंद करने वाले ये लोगों को लाडली बहना
सही समय पर सही सबक सिखाएगी। और अभी जिनको तो कई राज्यों में उन्होंने कई योजना शुरू की, जैसे ही सरकार आ गई तो योजना बंद कर दी। ऐसे ही वो घोषणा पत्र में भी देंगे। अभी तो किसी ने कहा कि हम कोई नई योजना पैसे देने की बात नहीं करेंगे। तो क्या पैसे क्या कोई पार्टी के होते हैं, क्या सरकार के होते हैं, जनता के होते हैं? तो हमने जो लाडली बहना को महीने में 1,500 रुपया, सालाना 18,000 रुपये देने का फैसला किया है। ये गरीब महिलाएं हमारी बहना हैं, उनको उनके परिवार को एक मदद करने का, एक सपोर्ट करने का निर्णय हमने लिया। तो इतने उनके पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि लाडली बहना सुपरहिट हो गई। लाडली बहना जो नवंबर में आचार संहिता में नहीं रुकनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमें पता था ये विपक्ष के लोग, ये सौतेले भाई महाविकास आघाड़ी वाले इसके अड़ंगे डालेंगे, इसको विरोध करेंगे, इसलिए अक्टूबर में ही हमने नवंबर के पैसे दिए। अभी जैसे ही चुनाव खत्म होता है 20 तारीख को हम दिसंबर के पैसे देंगे, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। पूरे साल भर का इंतजाम हमने किया है। और लाडली बहना को मैं इतना ही आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि ये लाडली बहना तो चालू रहेगी। कोई भी माई का लाल आएगा तो ये लाडली बहना चालू बंद नहीं कर सकते हैं। और ये लाडली बहना बढ़ाएंगे, हम घटाएंगे नहीं। और इसलिए ये जो झूठे लोग हैं, ये बदनाम करने वाले लाडली बहना को, इनको बिल्कुल, ये लाडली बहना जो है ये आने वाले समय में चुनाव में तो बराबर उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि ये इनकी करनी और कथनी में बहुत फर्क है। लेकिन शिंदे जी, आखिरकार लोग तय करेंगे कि सगे भाई कौन है और सौतेले भाई कौन है। लेकिन सवाल यह है कि आप लाडली बहना पर इतने उत्साहित है, क्या आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे? क्योंकि और 2 भाई है आपके साथ में, वो भी कह रहे हैं कि हमने लाडली बहना की स्कीम लाई है, हमने पैसे दिए हुए हैं। तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री लाडली बहना स्कीम की वजह से मुख्यमंत्री क्या आप बनेंगे? अरे आपको इतना ही कहता हूं, हमारा टीम वर्क है। महायुति का सरकार आएगा, महायुति का मुख्यमंत्री बनेगा, ये अभी आप लिख के रखो और 23 तारीख को मिलो। ठीक है। तो शुक्रिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हमसे बातचीत कर रहे थे और इनका पूरा इंटरव्यू आप आज तक पर देख सकते हैं। कुछ सवाल अभी मैंने पूछे हैं, लेकिन बाकी भी सवाल है, उनसे जुड़ी बाकी खबरें हम देख सकते हैं। लेकिन इन सारे वादों के बीच में सगे और सौतेले विवाद के बीच में एक बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है, उस पर भी हमें चर्चा करनी होगी कि महाराष्ट्र में महिला वोटर्स के लिए महाविकास आघाड़ी की तरफ से एक बड़ा चुनावी ऐलान हो सकता है। कर्नाटक और तेलंगाना की तर्ज पर महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए गृहलक्ष्मी योजना की तरह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना लाई जा सकती है। यह बड़ी खबर आ रही है। आघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र में गारंटी पत्र निकाला जाएगा, जिसमें 5 से 8 चुनावी गारंटियां हो सकती है, जिसमें महिला किसानों की कर्ज माफी और राजस्थान की तर्ज पर स्वास्थ्य बीमा योजना की तरह गारंटी भी दी जा सकती है। और हमारे साथ राहुल गौतम इस वक्त जुड़े हुए हैं, क्योंकि कल मुंबई में राहुल गांधी के साथ उद्धव ठाकरे, शरद पवार एक साथ संबोधित करेंगे महाविकास आघाड़ी की रैली को, और यहां पर यह घोषणाएं हो सकती है। राहुल, कितना अहम रहेगा? क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में कांग्रेस ने भी इसी तरीके से योजनाएं डिक्लेयर की है, लेकिन चुनाव के बाद ये इस योजनाओं को इंप्लीमेंट करना एक तरीके से टेढ़ी खीर साबित हुआ है। क्या तीनों अलायंस पार्टनर्स इस योजनाओं को लेकर, इस गारंटियों को लेकर एक साथ नजर आ रहे हैं? देखिए साहिल, जब पहले ये इन गारंटीज को डिसाइड किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तब थोड़े ऑब्जेक्शन थे शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से। ऐसी जानकारी दी गई हमको सूत्रों के द्वारा, लेकिन बाद में उन तमाम चीजों को अब पार पा लिया गया है। और कल कांग्रेस महाविकास आघाड़ी, मतलब जो तीनों पार्टनर्स हैं, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी शरद पवार की, तीनों मिलकर 5 से 8 गारंटीज लॉन्च कर सकते हैं, लोगों को प्रॉमिस कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 गारंटीज हैं, मैं वो जल्दी से बता देता हूँ। गृहलक्ष्मी की तर्ज पर महाराष्ट्र के अंदर महालक्ष्मी योजना कांग्रेस महाविकास आघाड़ी प्रॉमिस कर सकती है, जिसमें जो कि एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम होगा, बैंक में सीधा पैसा जाएगा जो एल्डर मोस्ट महिला होंगी किसी भी हाउस होल्ड की। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफी का भी प्रपोजल है। कल ये एक बड़ा प्रॉमिस किया जा सकता है महाविकास आघाड़ी की तरफ से। और इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जो बेरोजगारी भत्ता है
यानी जो लोग ग्रेजुएट्स हैं और अभी तक नौकरी नहीं पाए हैं, उनके लिए भी एक कैश स्कीम जैसी कर्नाटका में चल रही है, जिसका नाम युवा निधि है, उसी की तर्ज पर उनको भी कुछ बेरोजगारी भत्ता तकरीबन बताया जा रहा है वो 3 से 4 हजार रुपए हो सकता है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, शरद पवार ये चाहते हैं कि जो माहौल है, जिस तरीके से गारंटीज बीजेपी की तरफ से भी दी गई, महायुति की तरफ से भी दी गई, उनको उसके काउंटर के तौर पर अपना भी एक एजेंडा, अपना भी एक रोड मैप लिखा जाए। लेकिन आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, मल्लिकार्जुन खड़गे की जो नसीहत थी कि आप ओवर प्रॉमिस नहीं करिए, उसका भी ध्यान रखा गया है। एक स्कीम थी जिसको उसमें ऐड किया गया था, जिसमें कहा जा रहा था कि मुफ्त जो बस सेवा है उसको भी दिया जाना चाहिए। शायद वो अब गारंटीज का पार्ट नहीं होगी। तो बहुत संभल कर महाविकास आघाड़ी आगे चल रहे हैं कि अगर कल को सत्ता में आते हैं तो ऐसी स्थिति ना पैदा हो जैसी महाराष्ट्र, जैसी कर्नाटक के अंदर उन पर आरोप लगते कुल मिलाकर रहते हैं स्कीम के बदले में स्कीम, और अगर आप 1500 दे रहे हैं तो हम 2000 देंगे, इस तरीके की तैयारी की जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे का जिक्र अभी राहुल गौतम ने किया है। झारखंड में भी चुनाव चल रहा है। झारखंड जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने साफ कह दिया कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई किसी भी तरीके से गारंटी लाती है, कोई स्कीम लाती है, तो उसको चलाने का जिम्मा उनका है और वो चलाकर दिखाएंगे। देखिए रांची में सबसे पहले उन्होंने क्या कहा है और उसके बाद हमारी बातचीत शुरू करते हैं। मैं क्या बोला, जो गारंटी हमने दी है वो गारंटी निभाएंगे और गलत सलत बातें हम नहीं बोलेंगे। और मैं आपके नोटिस को लाऊंगा कि 2024 और 25 में कर्नाटक में इस स्कीम को, गरीबों को मदद करने के स्कीम को 52,009 करोड़ रुपए दिए गए और अब तक अक्टूबर तक 24,017 करोड़ खर्च हुआ है। ये कांग्रेस पार्टी की वहां की देन है जो कर्नाटक में किया है। तपरा जी, आपने सुना मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जो वादा करेंगे वो निभाएंगे। जब महाराष्ट्र में लाडली बहना लाई थी तब यहां पर प्रचार किया जा रहा था कि क्या भीख दी जाएगी, क्या चुनाव में खरीदने की कोशिश हो रही है। आपके पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है, सबको पैसे देने पड़ेंगे। 8 राज्यों में अब तक मैं देख रहा हूं कि इस तरीके की स्कीम्स लाई गई है। हर जगह पर चुनाव जीतने का आसान तरीका, फिर वो मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, तमिलनाडु हो या झारखंड हो, पैसे दो वोट लो, दोनों तरफ यही चल रहा है। तो आपकी भी वही स्कीम आने वाली है। देखिए साहिल जी, आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी आपने दिखाया कि आदरणीय खड़गे साहब ने खुलेआम कहा कि भाई कर्नाटक के अंदर जो हमने 5 वादे किए थे, 52,000 करोड़ रुपए की हमने वो बजट में प्रोविजन करके और हमने उसको पूरा किया है। उसी तरह से आप देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर भी, ये मैं दिखा रहा हूं जो आज सारे अखबारों में भी छपा है, आपने भी देखा होगा, तेलंगाना में भी जितने वादे हमने किए थे वो तेलंगाना की सरकार ने तमाम सारे वादे जो है वो पूरे कर दिए हैं। हिमाचल के अंदर 10 वादे हमने किए थे, उसमें से 5 वादे पूरे हो चुके हैं। आने वाले समय में बाकी के 5 वादे भी पूरे हो जाएंगे। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है, और हम बजटरी प्रोविजन देख करके सारी चीज सोच समझ के हम करते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि भाई काला पैसा वापस लाएंगे, 15 लाख रुपया हर एक के अकाउंट में आ जाएगा, 2 करोड़ नौकरियां प्रति वर्ष देंगे, 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। हम ये सब नहीं कहते हैं कि 100 दिन में हम दाऊद को पकड़ के ले आएंगे, गंगा मैया की सफाई हो जाएगी। इस तरह के जुमले बोलना ये भारतीय जनता पार्टी का नियम रहा है और भारतीय जनता पार्टी बोलती रही, अब महाराष्ट्र में भी बोलती रहेगी। अब जहां तक आप लाड़की बहन की बात कर रहे हो और जिस तरह से आप ये सारा अभी वक्तव्य दिखा रहे थे, उसमें आपने दिखाया कि शाइना एनसी और सुवर्णा करंजे की बात आपने यहां पर जिक्र किया है। मैं आपको ये भी पूछना चाहता हूं कि ये सुवर्णा करंजे और शाइना एनसी तब कहां थी जब डॉक्टर जयश्री थोराट के ऊपर वसंत देशमुख ने अपशब्द कहे थे और शरेआम अपशब्द कहे थे माइक पर, तब ये दोनों कहां थी? उसी तरह से शक्ति क्रिमिनल एक्ट जो हमारी महाविकास आघाड़ी सरकार ने अमेंड किया और उसको और पुख्ता किया ताकि महिलाओं पर जो अत्याचार होता है उसको पुख्ते तरीके से कानूनी जामा पहना सके,
वो शक्ति क्रिमिनल एक्ट जो है वो राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है, आदरणीय मुर्मू जी के पास पड़ा हुआ है। क्यों नहीं ये दोनों महिलाएं और महायुति की जो सरकार है, क्यों नहीं इन्होंने फॉलोअप किया? क्यों नहीं डबल इंजन सरकार ने उसको फॉलोअप करके शक्ति क्रिमिनल एक्ट को पारित करा दिया और लागू करा दिया? ये इनकी कमियां है। इनके हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस तरह से है। और साहिल जी आपको भी बता दूं कि पिछले एक साल में 6,751 केसेस महाराष्ट्र के अंदर जो है वो रेप के केसेस हुए हैं। 18,721 केस जो है वो एब्डक्शन के केस हुए हैं। और पूरे साल के अंदर जो आप अगर महिला एट्रोसिटीज की बात करते हैं, आप इनका स्टेट गवर्नमेंट का डेटा मैं कह रहा हूं, उसमें डेटा निकाल के देखेंगे तो 64,000 केस जो है वो महिला अत्याचार के महाराष्ट्र के अंदर दर्ज हुए एक वर्ष के अंदर। तो ये कहां बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? ठीक है, लाड़की बहन योजना अच्छी योजना है, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री कह रहे थे, आश्चर्य की बात है कि आप बांध रहे हैं, मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। आपके नेता विपक्ष कह रहे थे कि ये योजना जारी रखना महाराष्ट्र में बहुत मुश्किल होगा, आर्थिक दृष्टि से ये योजना जारी रखना बहुत मुश्किल होगा। आप ही के नेता विपक्ष मुंबई में हमसे बात करते हुए कह चुके हैं। सपना जी, बाकी भी गेस्ट है, आप अपना कहना पूरा करिए, फिर शहजाद जी के पास जाना है। आप अगर एक उदाहरण आप अगर एक उदाहरण देते हो तो मैं कई उदाहरण दे सकता हूं जिसमें हमारे नेताओं ने ही कहा है कि ये योजना बंद नहीं होगी। उसी विरोधी पक्ष नेता ने भी कहा है, अगर आप निकाल करके देख सकते हैं विजय वडेट्टीवार का वक्तव्य। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी झूठा प्रचार करना चाहती है, महायुति झूठा प्रचार करना चाहती है। मुख्यमंत्री तो संवैधानिक पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठ करके अगर खुलेआम झूठ बोलते हैं तो भाई इनको भी नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की आदत लग गई जुमले बोलने की। भाई ये झूठा राम को जवाब बंद करना पड़ेगा। महाराष्ट्र की भूमि, महाराष्ट्र की जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। साहिल जी, शहजाद जवाब दीजिए। साहिल जी, आपने लगभग 5.5 मिनट चरणजीत सापरा को आपने भरपूर समय दिया, तो मुझे उम्मीद है कि मुझे आधा समय बिना हस्तक्षेप मैंने भी समय देखा नहीं है। सबसे पहले तो कहां से समय 5.5 मिनट और उनकी पार्टी को, आप बोलिए। सर, मैं खुद एंकर भी रह चुका हूं और मुझे बड़ा गर्व होता है कि एक मराठी मानुस को 5 बजे का दंगल शो मिल रहा है, तो मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। पर मैं भी इन चीजों में अब देखिए, मैं टाइम लेकर बैठता हूं, आपका टाइम खराब है चरणजीत जी, और 10 साल से खराब है, आगे भी खराब है। बोलिए कान खोलकर। देखिए ऐसा है साहिल जी, लोकसभा में साहिल जी, खड़गे जी की बात के बाद अब चरणजीत जी को कोई भी, देखिए अब तो मुझे लगता है कि ऐसे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। साहिल जी, आप बता दीजिए, मैं अपना समय। नहीं, आप बोलिए ना, आप हम सुन रहे हैं, बोलिए। चरणजीत सापरा को देख, नहीं वो बीच में गतिरोध पैदा कर रहे हैं ना, फिर मैं गतिरोध निकालने वाले इंस्ट्रूमेंट लाऊंगा, बुलडोजर, तो ये भाग जाएंगे। सुन लीजिए अब पूरी बात। देखिए ऐसा है कि चरणजीत सापरा जी को आजकल लोग देखकर बोल रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। क्योंकि अभी चरणजीत जी ने एक ऐड दिखा दी तेलंगाना की। चरणजीत जी तेलंगाना की ऐड दिखाने के बदले अभी आज तक सबसे बड़ा मंच है, साहिल जोशी जैसा इतना वरिष्ठ पत्रकार है, कितने घरों में 200 यूनिट फ्री दी वो बताना, कितनी महिलाओं को फ्री बस पास मिला तेलंगाना में नंबर बताना, कितने गिग वर्कर को पैसा दिया वो बताना, कितने अनएम्प्लॉयमेंट को 3,000 रुपए प्रति महीना दिया वो बताना, और हिमाचल में 1,500 रुपए का जो वादा प्रति महिला को किया था, कितनी महिलाओं को दिया। वहां पर तो टॉयलेट पर टैक्स लगा दिया, वहां पर डीजल महंगा कर दिया। किसानों की बात करते हैं, राजस्थान में बाहें चढ़ा चढ़ाकर राहुल गांधी बोलते थे 10 दिन में कर्जा माफ करूंगा। 20,000 जमीनें लूट ली गई और उसको गिरवी कर दिया गया, क्योंकि लोन वो है वो चुकता नहीं किया और राजस्थान की सरकार से हटा दिए गए। वैसे तो अगर ये वादा पूरा करते साहिल जी, 2011 से कांग्रेस की कहीं पर भी सरकार रिपीट नहीं हुई है, जबकि हमारी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, अभी हरियाणा में सरकार रिपीट, केंद्र में तीसरी बार सरकार रिपीट। अब मैं आना चाहता हूं दूसरे मुद्दे पर, जो महिलाओं का विषय। देखिए महिलाओं का अपमान, ये कांग्रेस और इंडी अलायंस की पहचान। किसी ने किसी के बारे में अपशब्द बोला, यह बात गलत है, हमारे यहां से भी बोला होगा, पर हमने कभी जस्टिफाई नहीं किया। परंतु संजय राउत ने अरविंद सावंत की टिप्पणी को सही बताते हुए कहा कि यह चाइना एनसी तो इंपोर्टेड माल है। और उन्हीं के भाई आज सुनील राउत ने जिस प्रकार की बकरी, और बकरी केवल नहीं कहा कि इस बकरी का कत्ल किया जाएगा, बकरी को काटा जाएगा 20 तारीख को, मतलब कि हिंसा भड़का रहे हैं। यह केवल यहां पर नहीं, इरफान अंसारी झारखंड में, देखिए सबका कनेक्शन एक ही है। सीता सोरेन आदिवासी बहन के बारे में बोलते हैं रिजेक्टेड माल है, फिर दिग्विजय सिंह बोलते हैं तंच माल है, रणदीप सुरजेवाला बोलते हैं ये चाटने के लिए बनी है हेमा मालिनी जी
जी सांसद। फिर के रमेश कुमार बोलते हैं बलात्कार रोक नहीं पाओ तो एंजॉय कर लो। फिर इनके नेता बोलते हैं सिमी रोजबेल जॉन जब कास्टिंग काउच का आरोप लगाती है तो हटा देते हैं। शारदा राठौड़ ने बोला दमड़ी चमड़ी पर टिकट मिलता है। प्रियंका वाड्रा ने लाल सिंह जिसने बलात्कारियों का बच्ची के बलात्कार का समर्थन किया था उनको बुलाकर टिकट दिया। अंकिता दत्ता को निकाल दिया। अरे भाई प्रियंका चतुर्वेदी आपकी कॉलीग थी, वो भी बेचारी निकलकर चली गई कांग्रेस पार्टी से, इतनी उनके साथ बेइज्जती हुई। तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अब देखिए लाड़की बहन योजना पर भी इन्होंने बकायदा कोर्ट में भी विरोध किया, लाड़की बहन योजना को अपशब्द भी कहे। और केवल यही नहीं, कांग्रेस वाले जो है ना इनकी मंशा ये है कि लाड़की बहन के लिए कुछ करेंगे नहीं, ये आएंगे तो पेट्रोल डीजल सब कुछ दाम बढ़ा देंगे और किसानों की जमीन जैसे कर्नाटका में वक्फ के नाम कर दी, ये आपकी भी जमीन है, आपकी भी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम कर देंगे। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमने क्या किया, केवल लाड़की बहन का सवाल नहीं है साहिल जी, हमने महाराष्ट्र में 70 लाख टॉयलेट बनाए, बहनों का कल्याण हुआ, 7 करोड़ लोगों को गरीब आवास गरीब कल्याण योजना से जोड़ा, अन्न योजना से 8 लाख लोगों के घर बनाए, स्वच्छ भारत मिशन में 70 लाख टॉयलेट बने, 15 लाख घरों को बिजली से जोड़ा। अब ये अपने 2.5 साल का रिकॉर्ड बता दे। शहजाद जी, इतना होने के बाद भी 1500 रुपया महिलाओं को क्यों देने पड़ रहे हैं? इतना सब होने के बाद भी लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अचानक लाडली बहना जैसी योजना को क्यों लाना पड़ रहा है? क्यों आपको 1500 रुपए 2.5 करोड़ महिलाओं तक पहुंचाने पड़ रहे हैं? क्या कारण है? ये योजना तभी लाई जाती है जब चुनाव जीतना होता है, जब कहीं हार का सामना होता है, तब ये योजनाएं लाई जाती है। और हर जगह पे हमने ये देखा है। मध्य प्रदेश का मॉडल वैसे के वैसे आप महाराष्ट्र में लेके आए, क्यों लाना पड़ा आपको? देखिए साहिल जी, मैंने अभी आपको कुछ स्कीमें गिनवाई, जैसे कि स्वच्छ भारत योजना, ये 2014 में शुरू कर दी गई, जिससे कि बच्चियों का स्कूल जाना और उनका ड्रॉप आउट रेट कम हुआ और घर घर तक शौचालय पहुंचा, उनका सैनिटेशन इंप्रूव हुआ। क्या हमने चुनाव के लिए किया क्या? उसके बाद हमने एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए आवास योजना में उनका नाम डालना, लड़कियों का नाम डालना, या स्टैंप ड्यूटी महिलाओं के लिए कम करना, ये क्या चुनाव से जुड़ा हुआ था क्या? उसके बाद हमने जो बच्चियां 12th में जाती है, मेधावी बच्चियां हैं, उनको स्कूटी देना ताकि वो हायर एजुकेशन अर्जित करे। अभी हमने जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पारित किया, हमने महिलाओं को वुमेन्स परमानेंट कमीशन भी आर्म फोर्सेस में दिया। तो एक एक स्टेप करते करते अब महाराष्ट्र में हमको लगा, जैसे मध्य प्रदेश की कुछ फाइंडिंग्स थी, लर्निंग्स थी, कि वहां पर कुछ स्कीमें जो है महिलाओं को और सशक्त करती है, तो हमने यहां पर भी लागू की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने तो हिमाचल में 1500 वादा किया, कितनी महिलाओं को दिया? चरणजीत सापरा, जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। ठीक है सप्रा जी, आपसे जवाब हम लेंगे, लेकिन हमारे साथ शिवसेना के 2 प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। सप्रा जी, एक सेकंड, मुख्य मुद्दा बाकी है अभी भी। मुझे किशोर तिवारी, नहीं एक सेकंड, नहीं आपके पास आएंगे हम लोग, आपका भी समय होगा। शिवसेना इनको 2 बार चांस दिया, अरे दे दिया ना, आपको भी 2 बार चांस दिया था। शिवसेना यूबीटी से मुझे सवाल पूछना है, क्यों नहीं आप अपने नेताओं को कहते कि भाई संभल कर बयान दीजिए, उसको लेकर चुनाव के पहले विवाद पैदा हो रहे हैं, एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, थोड़े संभल कर बयान देने चाहिए। एक तरफ लाडली बहनाओं को लेकर आप स्कीम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपकी बयानबाजी से पूरा मामला बिगड़ रहा है। तिवारी जी। हाँ साहिल, मैं बंबई तक देखता हूँ और तुम्हाला नमस्कार, आणि बहुत अप टू डेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, और भगवान करे आपका ऐसे ही जमते रहे। और मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर मैं उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल प्रवक्ता हूँ। हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता है, लेकिन मैं जमीन से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता बोल रहा हूं कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता ने कटु और अभद्र टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। और मैं पहला आदमी था कि शाइना एनसी और सुवर्णा को फोन कर माफी मांगी, और ये विवाद में मैं गिरना नहीं चाहता। कोई भी नेता, जैसे हमारे श्रद्धेय शरद पवार जी ने कहा, कोई कितना भी कुछ भी कहे, तो उन्होंने बोला राम कृष्ण हरि अनवादवा तुतारी अन पेटवा मशाली। बट आप माफी मांगते हैं और संजय राउत कह रहे हैं कि ये तो चुनावी मामला है, चुनावी एफआईआर है। वो तो कह रहे हैं कि उसमें क्या है, कौन सी बड़ी बात है, ये तो चुनावी एफआईआर है। मैं ना लोकल आदमी, और साहिल में लोकल बात करूंगा। हाँ, मैं तुमको बोल रहा हूं ना कि किसी भी उम्मीदवार हो या प्रवक्ता हो,
उनको बोलना कि सोशल मीडिया में तुरंत दुनिया भर में खबर हो जाती है, कहीं भी बोलो तो अभद्र भाषा मत बोलो। चलो इसे कम करते। दूसरा, मैं किसान नेता था WTO की, जब हमने गैट को किया था तो सारी मुझे फूड सिक्योरिटी से लेके सारी सब्सिडी विड्रॉ करने की बात चलने लगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मोदी जी एक तरफ कहते हैं कि रेवड़ियां बांटना गलत है, रेवड़ियों का कल्चर गलत है, लेकिन बीजेपी ने उसको रीइंट्रोड्यूस किया, कांग्रेस ने भी रीइंट्रोड्यूस किया, महाराष्ट्र में भी दिया। यानी ये एक क्लियर एडमिशन है। किसान सम्मान निधि यानी और आप भी देने वाले हैं। कल आपके तरफ से भी यही घोषणा होने वाली है। कल आपके तरफ से भी यही घोषणा होने वाली है। राजू वाघमारे, आप FIR दर्ज करवा रहे हैं। हाँ, जब बोल दीजिए, जल्दी बोलिए, बोलिए। साहिल 18 मिनट एकनाथ शिंदे बोले, 8 मिनट शहजाद पूनावाला बोले। अभी आपके ही कार्यक्रम में मैंने देखा कि गद्दारों के खिलाफ। अच्छा, आप बोलिए। अरे बोल रहा हूं ना मैं, प्रामाणिक। अब देखो 40-45 एकनाथ शिंदे ने खड़े किए और 40-45 भी गद्दारी है, बाद में बचे हुए तो बीजेपी ने दिए, उनके ओरिजिनल कुछ है नहीं। तो अब मालूम पड़ जाएगा हम नकली है वो असली है। और देखो यहाँ पर राजू वाघमारे लो, शहजाद पूनावाला लो, चरण सिंह छापरा लो, ये तीनों भी कांग्रेसी प्रवक्ता है। लेकिन शहजाद ने तो एकदम पार्टी बदल ली। राजू वाघमारे बेचारे ईडी के नोटिस के बाद गए। तो मैं अभी बता रहा हूँ, री इंट्रोडक्शन ऑफ सब्सिडीज का मैं समर्थन करता हूँ। और सारी सरकारें अगर वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कैश सब्सिडी देती है, ठीक है। इसका राजू वाघमारे आप जवाब दीजिए। कांग्रेस से आप आए हुए हैं, आप एक तरफ FIR दर्ज कर रहे हैं, आपके पार्टी के नेता भी इसी तरीके के बयान देते हैं। वामन म्हात्रे आपके नेता, बदलापुर का रेप कांड हुआ था, एक महिला पत्रकार को उन्होंने कहा कि इस तरीके का कवरेज कर रही हो जैसे कि आपका ही रेप हो रहा है। दूसरी तरफ आपके संजय शिरसाट एक महिला के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे और अभी यहां पर आप FIR कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये क्या चल रहा है भाई? महाराष्ट्र की संस्कृति का कुछ तो ख्याल रखना चाहिए दोनों तरफ से। साहिल, अरे गद्दारी की संस्कृति नहीं है हमारी। सबसे पहली बात, अरे बात तो करने दो। तिवारी जी, आप उनको बोलने दीजिए, वाघमारे जी को भी समय मिलना चाहिए। वाघमारे जी बोलिए। देखिए साहिल जी, सबसे पहली बात, महिलाओं के खिलाफ, अरे यार तिवारी जी, कुछ तो बात तो करने दो। अरे बोलिए वाघमारे जी, बोलिए, आपका समय खा रहे हैं वो, बोलिए आप। सबसे पहली बात यह है कि उभाटा को पूरी तरह से महिलाओं के खिलाफ उभाटा है। इनका चरित्र, इनकी संस्कृति, शिवाजी महाराज का फोटो लगा के उनकी संस्कृति इनके क्या बोलते हैं कि बदल में आनी चाहिए, लेकिन वो आती नहीं। इनका तो काम ही है इस तरीके की बकवास करना। और संजय राउत जी गलत बात को भी समर्थन करते हैं। अभी का जो सेकेंड उनके भाई का जो बर्ताव था उसके बारे में भी उन्होंने समर्थन किया। और इतना ही नहीं साहिल जी, कि पूरा महाविनाश आघाड़ी जो है वो विकास तो है नहीं, महाविनाश आघाड़ी है। ये महाविनाश आघाड़ी जभी से हमने मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना लेके आए तभी से हर महिलाओं का इन्होंने अपमान किया। महिलाओं को बोला, अरे तुम्हारी कीमत 1,500 रुपया है क्या? तुमको रिश्वत तुम ले रहे हो क्या? तुम लाचार हो क्या? तो इन्होंने तो पूरा काम कर दिया है। पूरे महाराष्ट्र की 2,30,00,000 महिलाओं का अपमान अगर किसने किया है तो ये महाविनाश आघाड़ी के नेताओं ने किया। ये बोल रहे हैं कि हम कुछ किए नहीं। कोर्ट में जो आदमी गया था वो कांग्रेस ने भेजा था, उसको वकील भी कांग्रेस ने दिया था, हमारे पास उसके प्रूफ है। कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर मेरे दोस्त सुनील केदार जी, उन्होंने पूरा जाहिर बयान दिया कि जब भी हम सत्ता में आएंगे तो ये योजना वगैरह सब लाड़की बहन बंद कर देंगे। वडेट्टीवार ने भी, जो अभी सपरा जी बोल रहे हैं कि वडेट्टीवार ने ऐसा नहीं बोला, वडेट्टीवार का पहला स्टेटमेंट ये था कि ये लाड़की बहन योजना सब हवा में जाने वाली है, कुछ नहीं, हम सब बंद करेंगे। सपरा जी, हवा में जाने वाली है, जवाब दे दीजिए।
अगर आप बंद करने इससे पहले भी शहजाद बोल चुके हैं कि आपकी कई योजनाओं को लेकर सवाल उठा चुके हैं सप्रा जी। नहीं, हमारी बात सिंपल है साहिल जी, हम योजना लेके नहीं, ये आप किनकी बात मान रहे हैं? जिन लोगों के पास में जुमला बोलने का सर्टिफिकेट है, जो झूठा राम है, उनकी बातें आप मान रहे हो। और दूसरी बात यह है कि ये लड़ाई जो है इससे बहुत बड़ी है, आप इसको यहां तक सीमित मत रखिए। ये लड़ाई जो है ये महाराष्ट्र प्रेमी वर्सेस महाराष्ट्र द्रोह की लड़ाई है। ये महाराष्ट्र द्रोही हैं। किसानों से इन्होंने विश्वासघात किया, किसानों को कहा कि हम कर्ज माफी करेंगे, क्या हुआ उनकी कर्ज माफी? किसानों को कहा कि एमएसपी पर हम आपकी कपास खरीदेंगे, क्या इनकी किसानों की कपास इन्होंने खरीद पाए हैं क्या एमएसपी पर? किसानों की कपास, सोयाबीन, गन्ना, ये जितना उत्पाद होता है महाराष्ट्र के अंदर, इनकी निर्यात और आयात की जो पॉलिसी है वो गलत पॉलिसी थी। इसकी वजह से देखिए लोकसभा के अंदर प्याज उगाने वाले किसानों ने इनका कितना बड़ा नुकसान किया, अब भी होगा। ये सरकार जो है महायुति सरकार, महाभ्रष्ट सरकार है, ये खोखे सरकार है, 40% कमीशन खोरी की सरकार है, मंत्रालय को इन्होंने घोटाला केंद्र बना दिया है। ये महाराष्ट्र की जनता ने देखा है। अरे जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले में वहां पर भ्रष्टाचार कर गए, यहां पर सागर में यहां पर जल पूजन करके कहते हैं कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला समुद्र में खड़ा करेंगे। कहां है? 10 साल हो गए भाई। आपने हिंदू मिल के अंदर कहा कि हम स्मारक बनाएंगे, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आखिर में साहिल समय समाप्त हो जाए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन गुजरात चरणजीत सिंह सप्रा कह रहे हैं कि आप भी कोई अलग थोड़ी है, आपका भी तो वही रहा है पूरा। चरणजीत सिंह सप्रा कह रहे हैं, बोलिए शहजाद। सबसे पहले तो साहिल, इनके कर्नाटका का मुख्यमंत्री अक्यूज नंबर 1 बन के बैठे हैं मूडा स्कैम में, ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये गद्दारी अभी जो बोला इन्होंने किशोर तिवारी ने, गद्दारी ये होती है कि जो अबू आजमी ने बाला साहब ठाकरे को गालियां दी, जिसने याकूब मेमन की पैरवी की, उनको मातोश्री बुलाना, जो सावरकर जी को जिन्ना के साथ कंपेयर करके बोलते जिन्ना वॉज नॉट फंडामेंटलिस्ट, सावरकर वॉज फंडामेंटलिस्ट, उनकी गोद में बैठना, जो एक समय पर बोलते थे बाबरी को लात मारकर गिराई, अब बाबरी को बनाने वालों लोगों के साथ बैठना और हिंदुत्व को गाली देने वाले नवाब मलिक का क्या करेंगे सर? गद्दारी होती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, नवाब मलिक का क्या करेंगे? लोगों के साथ बैठना। और मैं बता रहा हूं साहिल जी, बहुत क्लियर है, हम नवाब मलिक को उस सीट पर हराएंगे, पर इनको बोलिए कि इन्होंने तो बना रखा है ना अबू आजमी को अपना दामाद, अबू आजमी के साथ है, अबू आजमी के खिलाफ है। उन्होंने बाला साहब ठाकरे को ओल्ड एंड सीनाइल बोला था, उन्होंने याकूब मेमन की पैरवी की थी। चलिए शहजाद जी, मुझे लगता है कि अभी सचमुच पे समय खत्म हो चुका है, क्योंकि मैंने तो कोई वॉच रखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 10 दिनों में आपसे, चरणजीत सिंह सप्रा से और आप सारे पार्टी के नेताओं से मुझे कई बार इस तरीके से रूबरू होना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर महाराष्ट्र में एक बार फिर महिला सुरक्षा, महिला अस्मिता और लाड़की बहन स्कीम जैसी स्कीम्स के मुद्दे एक बार फिर नजर आएंगे। कल जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से नया घोषणा पत्र जारी किया जाएगा, उसके बाद नई घोषणाएं क्या होती है उस पर ध्यान रखना बहुत जरूरी होगा। इसलिए कल एक बार फिर दंगल में हम जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। महाराष्ट्र के चुनाव पर हमारी इस खास दंगल में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस दंगल को देखा इसके लिए। लेकिन फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आज तक पर खबरों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। आप देखते रहिए आज तक।